हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे कि जनन क्या होता है, जीवन अवधि क्या होती है, साथ ही अलैंगिक जनन एवं इसकी विधियों के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो आज हम देखेंगे कायिक जनन क्या होता है, ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं एवं इसके क्या लाभ हैं। कायिक जनन या वर्धी जनन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो कायिक जनन क्या होता है? तो यह भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो पादपों में पाया जाता है। तो पौधे के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से पुष्प को छोड़कर नए पौधे बनने की क्रिया को कायिक जनन कहते हैं। तो कायिक जनन क्या होता है? पौधों के कायिक भागों से ही क्या होता है, नए पौधे की प्राप्ति होती है या नए पौधे का निर्माण होता है। वो क्या कहलाता है? कायिक जनन। कायिक जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। तो प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है? इसमें पौधा स्वतः या अपने आप क्या करता है? कायिक जनन करता है। तो ये निम्नलिखित विधियों के द्वारा हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं जड़ों के द्वारा कायिक जनन। तो कुछ पौधों की जड़ें जो होती है वो भोजन संग्रह करके फूल जाती है, जिस पर अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है जो विकसित होकर के एक नया पौधा बना देती है, जैसे कि सतावर, डहेलिया, शकरकंद। शकरकंद की अगर बात करें तो शकरकंद का जो जड़ होता है वो क्या होता है? भोजन को संग्रह करके फूल जाता है। उस कंडीशन में इसमें बहुत सारे अपस्थानिक कलिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। यही अपस्थानिक कलिकाएं जो होते हैं बाद में नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। अब हम देखते हैं तनों के द्वारा कायिक जनन। तो कभी कभी तना भी रूपांतरित होकर या किसी रचना का निर्माण करके नए पौधे को जन्म दे देती है। यह निम्न प्रकार से हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला है वायवीय तनों के द्वारा, बाई एरियल स्टेम। कुछ वायवीय पौधे जिसमें बीज नहीं बनते या बिना निषेचन के बीज बन जाते हैं। तो जिनमें बीज नहीं बनता या बिना निषेचन के बीज बन जाते हैं, तो बिना निषेचन के बनने वाले जो बीज होते हैं उसमें अंकुरन की क्षमता नहीं होती, और ऐसे पौधे के तने अगर जमीन के संपर्क में आ जाते हैं तो कायिक जनन के द्वारा क्या करते हैं? नए पौधे का निर्माण करते हैं। जैसे गन्ना, अमरबेल। तो गन्ना जो होता है, इनका जो तना होता है वो पूरी तरह से क्या होता है? वायवीय होता है, मतलब ये पूरा जमीन के ऊपर में होता है। लेकिन कभी कभी यह जो तना होता है वो जमीन के संपर्क में आ जाता है। उस कंडीशन में इनके पर्व और संधि वाले भाग से क्या होता है? कलिका का निर्माण होता है, और ये कलिका जो होते हैं उनके जस्ट नीचे फिर क्या होता है? जड़ का निर्माण होता है, और ये कलिका जो होते हैं बाद में विकसित होकर के एक एक नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। तो जितना भी इसमें कलिका बनते हैं वो एक एक नए पौधे को जन्म देता है। इसके बाद है अर्धवायवीय तनों के द्वारा। तो अर्धवायवीय तना क्या होता है? जो आधा जमीन के ऊपर होता है और आधा जो होता है जमीन से लगा होता है। तो अर्धवायवीय तने की प्रत्येक पर्व संधियों पर ऊपर की ओर कलिकाएं विकसित होती है और नीचे की ओर क्या होते हैं? अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। तो अर्धवायवीय तने की बात करें, जैसे दूब घास जो होता है, इसमें ऊपर की ओर क्या होता है? अपस्थानिक कलिका का निर्माण होता है जो एक नए पौधे को जन्म देता है, और इसके नीचे की ओर क्या होता है? जड़ का निर्माण होता है। जब कभी यह तना टूट जाता है तो यह अलग होकर के नया पौधा बना देता है। तो जैसे दूब घास के जो तना होते हैं उनको रनर कहते हैं, और ये रनर जो होता है जब टूट जाता है उस कंडीशन में क्या होता है? एक एक नए पौधे का ये निर्माण कर लेता है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं दूब घास या ब्राह्मी जो होता है, इनका जो तना होता है वो कहलाता है रनर या ऊपरी भूस्तारी। तो इसमें प्रत्येक पर्व संधि से क्या होता है? कलिका का निर्माण होता है, और कलिका जो होता है वो विकसित होकर के नए पौधे को जन्म देते हैं। तो रनर जब टूट जाता है उस कंडीशन में एक एक जो पर्व संधि युक्त कलिका जो होता है वो एक एक पौधे का निर्माण करते हैं। वैसे अगर बात करें स्ट्रॉबेरी या चमेली, तो इसमें जो तना होता है वो लंबाई में बढ़ता है, तब उसको क्या बोलते हैं? भूस्तरी या स्टोलन। जैसे स्ट्रॉबेरी का जो पौधा होता है, इनका जो तना होता है वो लंबाई में बढ़ जाता है, और जब ये जमीन के संपर्क में आता है तो इन पे
पाए जाने वाले जो कलिका है उनसे क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये जो होता है वो लंबाई में जो बढ़ा हुआ भाग जो है वो क्या कहलाता है, स्टोलन। तो स्टोलन जो होता है वो जब टूट जाता है ये, तो उस कंडीशन में ये जो होता है एक नए पौधे का निर्माण कर देता है। वैसे अगर बात करें पिस्टिया या जलकुंभी, जो कि एक निमग्न पौधा होता है जल में, तो इसमें किसका निर्माण होता है, अपसेट या भोजतारिका का निर्माण होता है। ये पिस्टिया का पौधा है, तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इनका जो तना है वो लंबा बढ़ा हुआ दिख रहा है, जो निमग्न होता है, जो क्या कहलाता है, अपसेट। तो अपसेट के जस्ट आगे यहाँ पे जो पर्वसंधि भाग होते हैं उस भाग में क्या होता है, कलिका का निर्माण होता है, इसमें अपस्थानिक जड़ बनते हैं। और जब कभी ये अपसेट जो होता है वो टूट जाता है तो ये जो कलिका है वो एक नए पौधे का निर्माण कर देता है। वैसे अगर बात करें सेवंती और पुदीना, तो इसके जो तना होता है वो क्षैतिज रूप से क्या होता है, जमीन के अंदर कुछ दूरी तक बढ़ने के बाद ये जमीन के ऊपर आता है। तो ऐसे तने को शकर या अंतःभूस्थारी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जड़ का निर्माण हो जाता है क्योंकि ये जमीन के अंदर पाए जाते हैं। तो जब ये किन्हीं कारणों से यहाँ से ये टूट जाता है, जो शकर होता है वो टूट जाता है, तो इनसे फिर क्या होता है, एक नए पौधे का निर्माण होता है भूमिगत तनों के द्वारा। तो कुछ पौधों के तने भूमिगत वृद्धि करते हैं, मतलब जमीन के अंदर क्या करते हैं, ये वृद्धि करते हैं तथा अपने पर्व संधियों या इनमें विकसित होने वाले कलिकाओं द्वारा अनेक वायवीय प्ररोह उत्पन्न कर वर्धी प्रजनन का कार्य करते हैं। जैसे कि हल्दी और अदरक जो होता है उसमें भूमिगत जो तना होता है वो क्या कहलाता है, प्रकन या राइजोम। तो अदरक का जो राइजोम होता है वो क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे कलिका का निर्माण कर लेता है। ये कलिकाएं जो होते हैं वो बाद में एक एक नए प्ररोह या एक एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। वैसे हम अगर बात करें जिमीकन, तो जिमीकन या अरबी जो होता है उसमें भूमिगत तना जो होता है वो क्या कहलाता है, घन कण या कॉर्म कहलाते हैं। तो इसके कॉर्म में क्या होते हैं, बहुत सारे अपस्थानिक कलिका का निर्माण होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, डॉटर कॉर्म। ये प्रत्येक अपस्थानिक कलिका जो होते हैं वो टूट करके अलग हो जाते हैं और एक एक कलिका से क्या होता है, एक एक नए पौधे का निर्माण होता है। वैसे ही हम देखें आलू, तो आलू का भूमिगत जो तना होता है वो कहलाता है स्तंभ कण या ट्यूबर। तो आलू का ट्यूबर जो होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे अक्षी पाए जाते हैं। और ये जो अक्षी होते हैं इनमें कक्षस्थ कलिका होती है, और कक्षस्थ कलिका जो होता है वो जब बढ़ता है या अंकुरित होता है तो एक एक अक्षी वाले भाग से क्या होता है, एक एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस तरह से एक आलू से क्या होता है, बहुत सारे नए पौधे का निर्माण हो जाते हैं। वैसे ही प्याज और लहसुन में भूमिगत इनका तना जो होता है वो कहलाता है सल्क कण या बल्ब कहलाता है। तो इनके बल्ब जो होता है उसमें सल्क जो होता है वो भोजन संग्रह कर रसीले और गूदेदार हो जाते हैं। इसमें तना से क्या होते हैं, बहुत सारे अग्रस्थ कलिका या कक्षस्थ कलिका का निर्माण होता है। ये कलिका जो होते हैं वो बाद में एक एक नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। तो इस तरह से तने के द्वारा क्या होता है, नए नए पौधे का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं पत्तियों के द्वारा काइट्स। तो कुछ पौधों की पत्तियों पर अपस्थानिक कलिका बनती है एवं इसके नीचे जड़ का निर्माण होता है। कुछ पत्तियों में क्या होता है, अपस्थानिक कलिका बनती है जो भूमि के संपर्क में आने पर विकसित होकर के नया पौधा बना देती है। जैसे कि अजूबा या ब्रायोफाइलम या बिग्नोनिया में इस प्रकार का कंडीशन देखने को मिलता है। जैसे ब्रायोफाइलम की एक जो पत्ती होता है उसके ऊपरी हिस्से में क्या होता है, एक एक कलिका का निर्माण होता है, और जहाँ पर भी कलिका का निर्माण होता है वहाँ पे उनके नीचे में क्या होता है, अपस्थानिक जड़ का निर्माण होता है। तो इस तरह से एक पत्ती में क्या होते हैं, बहुत सारे कलिकाएं बनती हैं, और ये कलिकाएं जो होते हैं वो जब जमीन के संपर्क में आती है तो एक एक कलिका से क्या होता है, एक एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। फिर है पत्र प्रकलिका या बल्बिल्स। कुछ पौधों में कलिकाओं के समूह इकट्ठे होकर के प्रकलिकाएं या बल्बिल्स बनाते हैं। ये बल्बिल्स मातृ पौधे से अलग होकर के नए पौधों में विकसित हो जाते हैं, जैसे कि ऑक्जेलिस, जिमीकन या डायस्कोरिया में इस प्रकार के बल्बिल्स देखने को मिलता है जिनसे नया पौधा बनते हैं। जैसे डायस्कोरिया जो होता है, इनके तने में जहाँ से पत्ती निकलते हैं उस भाग में क्या होता है, एक फूली हुई रचना का निर्माण होता है, और इस फूली हुई रचना को क्या कहते हैं, बल्बिल्स। ये जो बल्बिल्स होते हैं
ये जब तने से टूट करके अलग गिर जाते हैं, उस कंडीशन में इनसे क्या होता है, एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस तरह से पत्र प्रकलिका या बल्बिल्स के द्वारा भी क्या होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। इस तरह से ये सभी क्या करते हैं, कायिक जनन में भाग लेते हैं। अब हम देखते हैं कायिक जनन की दूसरी विधि, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम कायिक जनन। तो कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है, तो मनुष्य द्वारा इच्छानुसार पौधों के कायिक भागों से नए पौधों को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, कृत्रिम कायिक जनन। इसकी निम्न विधियां हैं। तो सबसे पहला इसमें है कर्तन या कटिंग। तो कटिंग क्या होता है या कर्तन क्या होता है, तो इस विधि में कक्षस्थ कलिका युक्त टहनी को काटकर मिट्टी में तिरछा लगा देते हैं। कुछ दिन पश्चात इनकी पर्व संधियों से कलिकाएं एवं नीचे अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं, जैसे कि गुलाब, गुड़हल, बोगनविलिया, अनार, रातरानी इत्यादि में कटिंग के द्वारा क्या करते हैं, नए पौधे को प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये गुलाब का एक टहनी है, तो टहनी को लगभग 7 से 10 इंच लंबा काट लिया जाता है, जिसमें क्या हो, छोटे छोटे कलिकाएं हो। फिर इनको क्या करते हैं, जमीन में तिरछे लगभग 45 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या करते हैं, इसको जमीन में गाड़ देते हैं। आधा जो भाग होता है उसको क्या करते हैं, जमीन के नीचे गाड़ देते हैं। तो कुछ दिनों के पश्चात नीचे की ओर क्या होते हैं, जड़ का निर्माण होने लगता है और ऊपर की ओर जो कलिकाएं जो होती हैं वो विकसित होती हैं। इस तरह से इस कटिंग के द्वारा क्या होता है, एक नए पौधे का निर्माण होता है। अगर कटिंग के निचले भाग को ऑक्सीजन में डुबाकर लगाया जाए तो इसमें जड़ों का जो निर्माण होता है वो बहुत तेजी से होता है। कृत्रिम कायिक जनन के अंतर्गत दूसरी जो विधि होती है वो होता है दाब लगाना या लेयरिंग। तो इस विधि में पौधे की शाखा को झुकाकर नीचे नम मिट्टी में दबा देते हैं। कहाँ पे दबाते हैं, नम मिट्टी में दबा देते हैं। तो कुछ समय पश्चात इसमें अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। अब इसे मुख्य पौधे से अलग करके मिट्टी में लगा देते हैं, जिससे नया पौधा बन जाते हैं। जैसे कि नींबू, स्ट्रॉबेरी, सेब, अंगूर इत्यादि पौधों में क्या करते हैं, दाब लगा करके नए पौधे को प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मुख्य पौधा होता है उनकी एक शाखा को क्या करते हैं, झुका करके जमीन में दबा देते हैं। और दबाने के पश्चात कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि इसमें से क्या होते हैं, जड़ें निकलने लगती हैं। जब इसमें जड़ निकल आती है उस कंडीशन में इस भाग को क्या करते हैं, काट देते हैं। तो इससे एक क्या होता है, नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो लेयरिंग के द्वारा क्या कर सकते हैं, एक नए पौधे को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी विधि जो होती है वो गुटी या एयर लैंडिंग कहते हैं जिनको। इस विधि में तने के बाहरी छाल को वलयाकार काटकर, कैसा काटते हैं, इसको वलय के आकार में काटते हैं। वलय के आकार में काटकर इसमें मिट्टी या मांस आदि को बांध देते हैं और इसे हमेशा नम बनाकर रखते हैं। तो लगभग 1 महीने पश्चात इस स्थान से जड़ें उत्पन्न होने लगती है। अब इसे मुख्य पौधा से अलग करके जमीन में लगा देते हैं, जिससे नया पौधा बन जाता है। जैसे कि अनार, अमरूद, नींबू, लीची, अंजीर, काजू इत्यादि में गुटी के द्वारा क्या कर सकते हैं, नए पौधे को प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो पौधा होता है उनके तने को क्या करते हैं, वलय के आकार में काट देते हैं। इनकी जो छाल होता है उनको वलय के आकार में काट देते हैं और बाहरी छाल को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। अब इस भाग में क्या करते हैं, मिट्टी को या मांस के जो मांस जो होता है उनको क्या करते हैं, इस भाग में लगा देते हैं और इसके ऊपर में क्या करते हैं, कपड़ा लगा करके धागे से इसको अच्छी तरह से क्या करते हैं, बांध देते हैं। तो ये जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, गुटी। और ये ध्यान रखते हैं कि ये जो गुटी वाला जो भाग होता है वो हमेशा नम बना रहे, इसमें पानी की मात्रा हमेशा रहे। इसके लिए क्या करते हैं, किसी पात्र में पानी रख करके इसका कनेक्शन किससे कर देते हैं, गुटी से। तो कुछ दिनों पश्चात इसमें क्या होता है, जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती है। जब इसमें जड़ें बन जाती है उस कंडीशन में इसको इस भाग से क्या करते हैं, काट करके अलग कर लेते हैं और इसको अलग जगह लगा करके इनसे नए पौधा प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से गुटी के द्वारा भी क्या करते हैं, नए पौधे को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी अगली जो विधि होती है वो कहलाता है रोपण। तो रोपण या ग्राफ्टिंग जो होता है, इसमें इस विधि में 2 अलग अलग पौधों के तने को काटकर इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे
एक पौधे के रूप में विकसित हो सके। मतलब दो पौधे को जोड़ते हैं जिनसे क्या होता है, एक पौधे का निर्माण होता है या एक पौधे विकसित होता है। इसमें काटकर लाए गए तने को कलम या सायन कहते हैं। जो अलग से बाहर से हम पौधा के तने को लाते हैं वो क्या कहलाता है, सायन। तथा जड़ सहित पौधे के भाग को क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए चित्र में, इस भाग को हमने क्या किया, दूसरे पौधे से काट करके अलग लाए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, सायन कहलाएगा। और ये जो भाग जो गमले में लगा हुआ है पहले से, वो क्या कहलाएगा, स्टॉक। इन दोनों भाग को क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर में फिट करके इसको बांध देते हैं और इनसे क्या करते हैं, नया पौधा प्राप्त करते हैं। तो इस विधि में सबसे पहले दोनों तने को तिरछा काटा जाता है। कैसे काटते हैं, इनको तिरछा काटते हैं और आपस में जोड़कर इसके ऊपर कपड़ा या पॉलीथीन लपेटकर धागे से बांध दिया जाता है। लगभग 1 माह पश्चात, कितने दिन में, 1 माह के बाद में दोनों तने आपस में जुड़कर एक पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। जैसे कि आम, नींबू, अमरूद, बेर, सेव, कटहल इत्यादि में रोपण के द्वारा क्या करते हैं, एक पौधे को प्राप्त करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो बाहर से तना लाते हैं जिनको अपन क्या बोल रहे हैं, सायन बोल रहे हैं, और पहले से जो अपने पास जो तना है वो क्या कहलाता है, स्टॉक। तो इनको क्या करते हैं, तिरछा काट देते हैं। इनको कैसे करते हैं, इनको तिरछा काट देते हैं और उनके बाद साथ इनको क्या करते हैं, आपस में जोड़ करके इसके ऊपर में कपड़ा लपेट करके या पॉलीथीन लपेट करके इसे धागे से क्या करते हैं, बांध देते हैं। तो लगभग 1 महीने में क्या होता है, ये एक पौधा का निर्माण करते हैं। मतलब 2 तना से क्या कर रहे हैं अपन, एक पौधे का निर्माण करते हैं। इसको वी शेप में भी काटा जाता है। वी शेप में काट करके इन दोनों पौधे तने को क्या करते हैं, जोड़ करके एक नया पौधा को तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से रोपण के द्वारा 2 तना से क्या होता है, एक पौधे का निर्माण होता है। फिर इनकी अगली जो विधि है वो है चश्मा चढ़ाना, या जिनको क्या बोलते हैं, मुकुलन या बडिंग या बड ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। तो इस विधि में स्थापित पौधे की कलिका को चाकू से अलग कर उस स्थान पर आई या टी के आकार का कट लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं, अगर पहले से एक अगर कलिका हो तो उस कलिका को हटा देते हैं और कौन सा शेप बना देते हैं, यहाँ पे आई शेप या फिर टी शेप। और उस स्थान पर वांछित पौधे की कलिका को लाकर प्रत्यारोपित करते हैं या फिट करते हैं। इस जोड़ पर कलिका के ऊपर एवं नीचे पॉलीथीन लपेटकर बांध देते हैं। अब क्या करना है, ये जो आई शेप जो कट की है वहाँ पे दूसरा सेपरेटेड जो बर्ड है उसको ला करके यहाँ पे पॉलीथीन या कपड़े की सहायता से इसको बांध देते हैं। तो लगभग 20 दिन के बाद कलिका स्टॉक पौधे पर वृद्धि करने लगती है। जैसे कि आम, अखरोट या कटहल में इस प्रकार का किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तना में जो पहले से कलिका होता है उसको काट करके बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक कलिका यहाँ रहा होगा, उनको अपन क्या करते हैं, काट करके निकाल देते हैं। अब क्या करते हैं, बाहर से जो अलग से दूसरे पौधे का जो सेपरेटेड जो बड होता है या कलिका होता है, उनको भी क्या करते हैं, चाकू से काट करके इस आई शेप वाले भाग में क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं या प्रत्यारोपित कर देते हैं। उसके बाद इसके ऊपरी हिस्से को और निचले हिस्से को पॉलीथीन लपेट करके धागे से इनको क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। तो कुछ समय पश्चात ये जो कलिका जो होता है वो वृद्धि करता है और एक नए पादप के रूप में रूपांतरित हो जाता है। इस बडिंग के द्वारा गुलाब के किस्मों के मिश्रण हेतु इस विधि का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे अगर गुलाब का एक अगर पौधा है तो उसमें बहुत सारे क्या करते हैं, कलिका को अलग अलग भागों में क्या करते हैं, कलिका को लगा देते हैं। तो इस तरह से एक ही पौधे में हम अलग अलग प्रकार के गुलाब के फूलों को प्राप्त कर सकते हैं। अगली जो विधि है वो कहलाती है इनआर्चिंग। तो इनआर्चिंग क्या होता है, इस विधि में 2 अलग अलग किस्म के पौधे की शाखाओं को थोड़ा छील करके आपस में बांध देते हैं। इसमें क्या करते हैं, 2 अलग अलग किस्म के पौधे लेते हैं। एक उत्तम किस्म का होता है और दूसरा कैसा होता है, निकृष्ट किस्म का। कुछ दिन बाद निकृष्ट किस्म वाले पौधे को बेहतर किस्म वाले पौधे से अलग कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, 2 अलग अलग पौधा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए और बी। ए जो है वो निकृष्ट नस्ल वाला पौधा है और बी जो है वो उत्तम नस्ल वाला पौधा है। तो इनके ये बीच वाले भाग को क्या करते हैं, छील देते हैं और इनको दोनों को एक जगह रख करके धागे से कस करके बांध देते हैं। कुछ दिन बाद लगभग महीने भर में क्या होता है, ये पौधा जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। उस कंडीशन में निकृष्ट नस्ल के पौधे का ये भाग जो होता है इसको काट देते हैं
और वैसे उत्तम नस्ल के पौधे का ये जो भाग होता है इस भाग को काट देते हैं। तो इस तरह से निकृष्ट नस्ल वाले पौधे में जो नया पौधा का जो शाखा होता है वो कौन सा होता है, उत्तम नस्ल के पौधे का शाखा होता है। तो इस तरह से ये जो होता है वो आगे की ओर बढ़ता है, तो इनसे उत्तम नस्ल वाले पौधे को हम प्राप्त कर सकते हैं। कृत्रिम कायिक जनन की अंतिम जो विधि वो कहलाता है सूक्ष्म प्रसारण या माइक्रो प्रोपागेशन। तो क्या होता है, ये पौधों के कायिक भाग से उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा या टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा कम समय में हजारों की संख्या में पादपों को प्राप्त करना ही सूक्ष्म प्रसारण या माइक्रो प्रोपागेशन कहलाता है। मतलब उत्तक संवर्धन टेक्निक के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम कम समय में हजारों की संख्या में पौधों को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह कायिक जनन की आधुनिक विधि है जिसमें जड़, तना, पत्ती, परागकोश, परागकण, भ्रूण, राइजोम आदि से नए पौधों को प्राप्त किया जाता है, जैसे कि यूकेलिप्टस, गाजर, सेवंती, ग्लैडियोलस। इन पौधों के छोटे से भाग से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे संख्या में या हजारों की संख्या में क्या कर सकते हैं, हम पौधों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इन माइक्रो प्रोपागेशन के स्टेप के बारे में अगर देखें, चलिए देखते हैं माइक्रो प्रोपागेशन के द्वारा कैसे हम एक पौधे से हजारों की संख्या में नए पौधे को प्राप्त करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिया है गाजर का एक छोटा सा पौधा। गाजर के ये मातृ पौधा जो होता है जिसे क्या कहते हैं, एलाइड प्लांट कहते हैं। तो इस टेक्निक में सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो पौधा है उनके ऊपरी हिस्से को काट करके क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अब इनके निचले भाग को क्या करते हैं, पानी से साफ करते हैं, वॉश करते हैं, और उनके बाद वॉश करने के बाद इनको क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेज में क्या करते हैं, काटते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए एक ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, इस तरह से बहुत सारे क्या करते हैं अपन इनके टुकड़े को ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, इन टुकड़ों में से फिर से पुनः इनको फिर कई टुकड़ों में क्या करते हैं, इसको बांट देते हैं या काट देते हैं इसको। तो इस तरह से एक एक छोटे टुकड़े हमको क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। उस कंडीशन में इस छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट कहते हैं। इस एक्सप्लांट को क्या करते हैं, पहले से जो बना हुआ कल्चर मीडियम होता है उसमें क्या करते हैं, रख देते हैं, और ऊपर की ओर इस फ्लास्क में क्या करते हैं, कॉटन प्लग डाल देते हैं, ताकि हमारा ये जो कल्चर मीडियम है वो खराब ना हो। कुछ दिनों के पश्चात ये जो एक्सप्लांट होता है उसमें कैलस का फॉर्मेशन होता है, जो गुच्छे के रूप में होता है और वाइटिश कलर का होता है। तो ये जो कैलस होते हैं उनको क्या करते हैं, हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। जितना टुकड़े में हम कैलस को काटते हैं उन एक एक टुकड़े से हम क्या कर सकते हैं, एक एक नए पौधे को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे लिया है एक कैलस के टुकड़े को, पार्ट ऑफ कैलस। तो इसको क्या करते हैं, पुनः दूसरे कल्चर मीडियम में क्या करते हैं, इसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसको ट्रांसफ़र करने के बाद क्या करते हैं, उस कल्चर मीडियम में ऑक्सिन या साइटोकाइनिन नामक जो हार्मोन्स होता है, पादप हार्मोन्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, इसमें डालते हैं। तो ये जो कैलस जो होता है वो पुनः क्या होता है, वृद्धि करने लगता है और तेज़ी से वृद्धि करता है। उस कंडीशन में इनसे प्लांटलेट का फॉर्मेशन होता है। प्लांटलेट मतलब पौधे का जिनको बोलते हैं, उनका निर्माण होने लगता है। कुछ समय बाद क्या होता है, इस फ्लास्क में क्या होता है, प्लांटलेट का निर्माण हो जाता है। अब इस प्लांटलेट को क्या करते हैं, बाहर गमले में क्या करते हैं, इसको ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह से एक नया रीजनरेटेड प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गाजर के एक तने से हम क्या कर सकते हैं, हजारों की संख्या में क्या कर सकते हैं, नए पौधे को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारा जो टेक्निक होता है वो एक मशीन के अंदर में किया जाता है जिसको बोलते हैं लेमिनार एयर फ्लो। लेमिनार एयर फ्लो करके एक मशीन आती है, इस मशीन में ही क्या किया जाता है, टिश्यू कल्चर का वर्क किया जाता है। तो इस तरह से इस विधि के द्वारा हम एक पौधे से क्या कर सकते हैं, हजारों की संख्या में क्या कर सकते हैं, पौधे को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने इनको 5 छोटे छोटे टुकड़ों में काटा था, उनमें से हम कैलस फॉर्मेशन किए। हो सकता है कि कैलस जो है वो 20-25 की संख्या में कैलस बने, तो एक एक कैलस से हम एक एक पौधे प्राप्त कर रहे हैं। तो इस कैलस से हम क्या कर सकते हैं, एक साथ 25 पौधे प्राप्त कर सकते हैं। वैसे जितने पीसेस आप काटोगे उनसे बहुत सारा फिर कैलस बनेगा। तो इस तरह से हजारों की संख्या में हम क्या कर सकते हैं, नए पौधे को प्राप्त कर सकते हैं, जो बहुत कम समय में मिल जाता है हमको नया पौधा। फिर इसके बाद लास्ट में हम देखते हैं कि कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं।
तो सबसे पहला लाभ यह होता है कि ये प्रवर्धन जो होती है वो सस्ती होती है और इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसा होता है, ये सस्ता होता है और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, मतलब इनके लिए कोई विशेष ज़्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती कायिक प्रवर्धन के लिए। खासकर जैसे अपन गुटी बांधना है या कटिंग करना है तो उनके लिए खास प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती या सस्ती होती है और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, जिन पौधों में बीज नहीं बनता उसमें जनन की उत्तम विधि है यह। जैसे केला, अनानास जो होता है या गुलाब जो होता है, इसमें बीज नहीं बनता या बनते भी हैं तो उसमें अंकुरन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो उन पौधों में कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही क्या करते हैं, नए पौधे को प्राप्त करते हैं। इस विधि से उच्च गुणवत्ता वाले पुष्पों एवं फलों का उत्पादन किया जा सकता है। इस विधि से क्या कर सकते हैं, उत्तम गुणवत्ता वाले पुष्पों को और फलों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। सूक्ष्म प्रसारण द्वारा रोग रहित पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। कैसे पौधे, रोग रहित पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें वृद्धि जो होती है वो तीव्रता से होती है और इसमें बीजों से पौधा उत्पन्न करने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। जैसे कि अगर हम बांस की बात करें तो बांस का जो पौधा होता है वो उनको फ्लोरिंग होने में, फूल बनने में लगभग 30 से लेकर के 90 वर्ष तक का समय लग जाता है। तो इतना लंबा समय इंतजार ना करके हम क्या करते हैं कि जो बांस होता है उनका राइजोम या फिर पत्ती से क्या कर सकते हैं, हम टिश्यू कल्चर के द्वारा हजारों की संख्या में बहुत कम समय में हम क्या कर सकते हैं, नए पौधे को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से कायिक प्रजनन के द्वारा बहुत कम समय में हम क्या कर सकते हैं, हजारों की संख्या में पौधों को प्राप्त कर सकते हैं।